अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलाल की पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क की मायनाज उभरती हुई साइकेट्रिस्ट जो मेरी टीचर भी रह चुकी हैं। तो आज मिलते हैं डॉक्टर समिया से। और डॉक्टर समिया से मैं कहूँगा कि आप अपना तारुफ खुद करवाएं। मेरा नाम समिया इकबाल है। प्रोफेशन के एतबार से मैं डॉक्टर हूँ। साइकाइट्री में स्पेशलाइज कर रही हूँ और एकेडमिकली मेरी इंक्लिनेशन साइकोलॉजी की तरफ है। मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स भी किया हुआ है। लास्ट ईयर एक्चुअली कंप्लीट किया था। और पर्सनल लाइफ के एतबार से आई एम अ डॉटर, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ वाइफ। दैट्स इट। अच्छा मैम, आज साइकेट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप पहले तो मुझे ये बताएं ना कि आपने साइकेट्री कैसे चूज़ की, क्यों चूज़ की। और दूसरा आप मुझे ये बताएं कि जो फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर और जो हाउस जॉब में स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए कोई भी स्पेशलिटी चूज़ करें। स्पेशलिटी की चॉइस डॉक्टर के लिए मुझे लगता है ज़िंदगी के जो चंद एक सबसे ज़्यादा अहम डिसीजंस हैं, उनमें से एक है। क्योंकि जाहिर है आपने जो आपकी स्पेशलिटी है उसमें आपने फिर उसके बाद की सारी ज़िंदगी काम करना होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस डिसीजन के अंदर जाते हैं। सबसे पहले तो यूजुअली द डिसीजन इज बिटवीन कि आपने क्लिनिकल साइड पे जाना है या नॉन क्लिनिकल बेसिक साइंसेस साइड पे जाना है। वो वाली चॉइस आ जाती है। वो फिर आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। क्या आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, किस हद तक करना सही चाहते है। हैं, या फिर आपकी का इंटरेस्ट ज़्यादा एकेडमिक है, टीचिंग की तरफ है। वो वाली जो सारी की सारी कंसिडरेशंस हैं उसके साथ आप बेसिक और क्लिनिकल वाला तो फैसला करते हैं। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि क्लिनिकल में से किस तरफ जाना चाहिए। तो एक तरीका तो उसको समझ पाने का ये है कि जैसे जब थर्ड ईयर में रोटेशन शुरू होती हैं, तभी से आप अगर इन्वॉल्व हों, आप वार्ड्स जा रहे हों, आप फिर देखते रहते हैं कि किस वार्ड में, किस ओपीडी में किस तरह का काम हो रहा होता है। एज इन आप आपके मिजाज तबीयत के एतबार से कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो दे कैन वर्क वेरी वेल विद किड्स। वो उनके साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं, उनको बहला सही है। सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो वो लोग शायद एक बेटर फिट होंगे पीडियाट्रिक्स के लिए कंपेयर टू वो लोग जिनका जिनका जो मिजाज तबीयत होता है वो इस तरह का होता है कि दे वांट टू क्विकली सी द रिजल्ट्स ऑफ देयर सही है। इंटरवेंशन। वो चाहेंगे कि फौरी तौर पर कुछ करें और देन दे जो पेशेंट है उस को जो हेल्प मिल जाए उनसे वो मिल जाए, एंड देन दे कैन मूव ऑन टू अनदर टास्क, अनदर पेशेंट। तो उस तरह के लोग फॉर एग्जांपल इमरजेंसी मेडिसिन टाइप की कोई फील्ड है उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन देयर आर पीपल जिनके मेडिसिन से बाहर दूसरी चीज़ों में, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में, लिटरेचर में, उन चीज़ों में सही है। इंटरेस्ट होता है। या दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्चुअली सिट डाउन एंड लिसन ज़्यादा तफसील से, या फिर ये कि they have an ease working with people जिनके mental health के issues हैं, तो then they can opt for psychiatry. So basically there would be a balance. कोई स्पेशलिटी के काम में आपको कितनी दिलचस्पी महसूस होती है और साथ में आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स और डिफिकल्टीज क्या है। सो जब आप एमबीबीएस कंप्लीट भी कर लेते हैं, इवन हाउस जॉब स्टार्ट हो जाती है, तो भी इन्हीं दोनों क्राइटेरिया पे सही फैसला है। करना होगा कि अच्छा, अगर आपके जहन में कुछ पिक्स बन गई हुई होती हैं ड्यूरिंग एमबीबीएस, देखते हुए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या आपको दिलचस्पी महसूस हो रही है या आपको जनरली पता है दूसरे लोगों को काम करते देख के, देन यू कैन पिक वो वाली फील्ड्स हाउस जॉब के दौरान एंड सी कि क्या वो आपको उसी तरह से इंटरेस्ट करती है या नहीं करती। आप सही है। इवन पोस्ट हाउस जॉब ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी हफ्ते 2 हफ्ते की, महीने की ऑब्जर्वरशिप कर लें किसी फील्ड में जिसके बारे में आपका माइंड बनता है कि क्या ये मुझे दिलचस्प लग रही है, क्या ये मेरे साथ एक अच्छा फिट है। सो that's how basically you choose.
अच्छा मैम, जब आपने अपने लिए साइकेट्री को चूज़ किया तो उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे? उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था कि जिसको सोच के आपने सोचा कि साइकेट्री जो है वो मेरे लिए बेटर है, या कौन से लोग हैं जिनको साइकेट्री चूज़ करनी चाहिए? मैंने एमबीबीएस में जाने के टाइम ये ऐलान कर दिया था कि मैंने अगर एमबीबीएस करना है तो फिर मैंने साइकियाट्री में जाना है। तो ये किस बुनियाद पे हुआ था? ये बिल्कुल बिल्कुल ये किस बुनियाद पे हुआ था? वो फैक्टर्स तो शायद मेरे जहन में भी बहुत क्लैरिटी के साथ मौजूद नहीं है, अच्छा। लेकिन समहाउ मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, मतलब सीइंग द वर्क ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट वो इस तरह से कि वन ऑफ माई क्लोज रिलेटिव्स, उनका एक जो क्लिनिक था वो वेटिंग एरिया शेयर करता था विद अ साइकियाट्रिस्ट। सही है। तो वो वहाँ अपना क्लिनिक करते थे, एक साइकियाट्रिस्ट भी वहाँ क्लिनिक करते थे, उनका वेटिंग एरिया शेयर था। एंड आई वुड समटाइम्स बी सिटिंग देयर, किसी वजह से गई होती थी अगर वहाँ, छोटे होते हैं बहुत बचपन में, तो I would sometimes see people coming outside and I would be fascinated थोड़ा सा देख के कि अच्छा वो ज़्यादा वक्त लगाते हैं पेशेंट्स के साथ, किस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ डिस्टिंक्ट मेमोरीज हैं। सही है। लेकिन वो तो शायद एक फैक्टर था, लेकिन मेरे जहन में बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड्स, मेरे जहन में हमेशा ये बनता था कि मैं उस तरह की किसी फील्ड में जाऊंगी। लेकिन जैसे उन सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, मैंने जो हमारा एफएससी का टाइम था तो उस वक्त मैं आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ द बोर्ड ओवर देयर हमारे एरिया में। तो ये फिर एक जनरल प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि करनी तो मेडिसिन ही, करना कुछ और नहीं है। तो फिर मुझे जो सबसे सबसे जो आसान तरीका लगता था ये अपने शौक को मेडिसिन के साथ रिकॉन्साइल करने का, वो मुझे लगता था कि साइकियाट्री ही है। खैर इस आइडिया को लेके मैं चली गई। उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस बात को सीरियस लिया कि मैं साइकियाट्री करना चाहती हूँ। तो बहरहाल थर्ड ईयर में जब हम आए तो थर्ड ईयर में हमारी जो बिल्कुल पहली रोटेशन थी वो साइकियाट्री की रोटेशन थी, पहली क्लिनिकल रोटेशन साइकियाट्री की रोटेशन थी। और उसमें आई फिगर्ड आउट कि इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू एंगेज द पेशेंट्स जो हमारे वहाँ पे, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट साइकियाट्रिक यूनिट्स इन पाकिस्तान, और जो इन पेशेंट यूनिट था उसमें सिवियरली इल पेशेंट्स डेफिनेटली एडमिटेड होते हैं सिंस इट्स अ बिग टर्शियरी केयर। तो मुझे जो लगा वो ये था कि मेरे लिए बहुत आसान होता था कि मैं पेशेंट्स के साथ एंगेज कर सकूं। अब मैं उनको जैसे जो एवेल्युएशन का काम है उसमें मैं इन्वेस्ट हो जाती थी, पूरी तवज्जो से कर लेती थी। मेरे फ्रेंड्स को डिफ़िकल्टी हो रही होती थी कई दफ़ा अपने पेशेंट्स की हिस्ट्री मेडिटेट करने में, एंड आई वुड पार्टिसिपेट इन दैट, और वो मुझे लगता था कि वो मेरे साथ बात करना शुरू कर देते हैं, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली बंदे के अंदर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट ईयर तक, तकरीबन फोर्थ ईयर में जाने तक ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ दूसरी क्लिनिकल फील्ड्स में भी इन जनरल, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल के काम में बहुत मज़ा आता था, तो मैं दूसरी क्लिनिकल फील्ड्स को भी थोड़ा बहुत कंसिडर करने लग गई थी। लेकिन फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में फिर जो काम किया वहाँ पे साइकियाट्री में, उसके साथ काफ़ी ये वाली चीज़ मजबूत हुई। और फिर मैंने हाउस जॉब में डिसाइड किया कि मैंने मेडिसिन के बाद जो सेकेंड रोटेशन लेनी थी वो मैंने साइकियाट्री में चूज़ किया। और उसमें मुझे मेरे जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टीच किया। उसके साथ फिर मेरे अंदर ना ये इरादा बिल्कुल पुख्ता हो गया कि मैंने साइकियाट्री करनी है। उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी, जब स्पेशलाइजेशन का टाइम आया तो थोड़ा सा जाहिर है फैमिली से इन जनरल इस पे थोड़ा सा करना भी पड़ा कि आई वुड वांट टू डू दिस। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये तो लाइफ लॉन्ग वाला फैसला है ना, पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट करने वाला फैसला है। तो फिर इसमें देन आई स्टूड माय ग्राउंड कि मैंने करनी साइकियाट्री ही है। ठीक है। तो उस टाइम पे फिर आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया इस बारे में कि आप साइकियाट्री करना चाहती हैं? मैं डिस्कस कर रही थी फॉर द मोस्ट पार्ट मेरी फैमिली से। मेरी फैमिली में सेवरल पीपल आर डॉक्टर्स, और शायद हम फ्यूचर में किसी पॉइंट पर ये चीज़ डिस्कस भी कर सकें
कि सही है। इवन हमारी अपनी कम्युनिटी में, डॉक्टर्स की कम्युनिटी में भी साइकाइट्री के बारे में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। और फिर वहाँ फिर यही सवाल पैदा होता था कि सिंस आई वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल एकेडमिकली इवन इन मेडिकल कॉलेज, तो सही भी है। ये वाला सवाल था कि अच्छा दिस इज प्रॉब्ली अ वेस्ट ऑफ टैलेंट कि समवन लाइक यू शुड गो टू साइकाइट्री, मतलब यू शुड बी आई डोंट नो न्यूरोसर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट या समथिंग लाइक दैट। तो वो उस तरह की एक परसेप्शन थी। मेरे अपने टीचर्स का ये ख्याल था कि क्यों साइकाइट्री क्या क्यों सोच रही हो। मेरे मेरे फ्रेंड्स में से बहुत सारे लोग, सम पीपल वेरी क्लोज टू मी वुड से कि लाइक दिस इज अ वेस्टेज, व्हाई डू यू वांट टू गो इन दैट फील्ड। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आई स्टूड माय ग्राउंड, और हर माशाल्लाह। हर दिन जो काम का होता है वो जो है वो मुझे तसल्ली देता है कि मैंने सही फैसला किया था। सही। तो फिर आप अपने फ़ैसले पर इतना मतलब डटी कैसे रहीं कि मतलब जब इतने ज़्यादा लोग आपको कह रहे हों, अपने इर्द-गिर्द इतने करीबी लोग जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो आपको कह रहे हो कि मतलब नहीं आप नहीं जाओ, नहीं जाओ, तो ऑब्वियसली आप डगमगा तो जाते हो थोड़ा-सा कि मतलब आपने एक एम तो रखा होता है, आप ऑब्वियसली क्लियर होते हो, लेकिन वो अपने फ़ैसले पर खड़े रहना और फिर उसको करना वो कैसे ऑब्वियसली वो मैं हुआ? मतलब आई वाज एट दैट टाइम आई वाज वेरी क्लियर कि दिस इज वन फील्ड जिसमें जो मेरा काम है वो सही है, वैल्यूएबल होगा, सही है। उसका इम्पैक्ट होगा। यानी कि फॉर वन, साइकाइट्रिस्ट्स आर वेरी हुँ, फ्यू इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्रेंड यस। साइकाइट्रिस्ट बहुत कम है। अगर मैं मेरे होम टाउन की मिसाल दूं, वो इट्स हुँ, कैपिटल ऑफ अ स्टेट, उसके बावजूद वहाँ पे अभी भी एट द टाइम आई एम स्पीकिंग विद यू दो प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट हैं जो कि दोनों एफसीपीएस नहीं है, और there is no proper inpatient unit. There is there is a huge lack of psychiatric facilities, psychiatric services, even though it's a city. Or and the hospitals it has cater to a lot of rural हुँ, areas that connect with the city. उसके बावजूद ये सूरत हाल है। एक ये वाला फैक्टर था बहुत इम्पोर्टेंट कि a lot of people need services. दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि मुझे इस काम के अंदर ये नजर आता था कि एक ह्यूमेन हुँ, और एक मोर पर्सनल इंटरेक्शन विद पीपल, वो पीपल लाइक योर पेशेंट्स, वो वाला जो डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन है उसको सबसे ज्यादा अलाउ सही है। करती है ये फील्ड। हुँ, एंड दैट वाज वन थिंग दैट आई वांटेड। उसकी एब्सेंस में मैं क्लिनिकल काम मतलब मैं नहीं समझती थी कि उसकी एब्सेंस में मैं अगर क्लिनिकल काम करूंगी जहाँ जितने भी पेशेंट्स होंगे मैं उनके बेड नंबर तो याद होंगे मुझे, लेकिन उनके बारे में और कुछ नहीं पता होगा सिवाय ये कि व्हाट्स देयर इलनेस एंड व्हाट हुँ, ट्रीटमेंट आर वी गिविंग देम, उसके अलावा कुछ पता नहीं होगा। तो दैट्स नॉट द काइंड ऑफ वर्क जिससे मैं खुश हूँ, जो जिसके साथ मैं इंटरनली सेटिस्फाइड महसूस कर रही हूँ। सो दैट वाज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और हाउस जब खासतौर पे जब मैंने मेडिसिन की हाउस जब के 3 महीने गुजार लिए थे और फिर साइकियाट्री में हाउस जब की थी, तो उस वक्त ये जो कॉन्ट्रास्ट था ये बहुत वाजे तौर पर मुझे नजर आ रहा था। तो वो फिर ये आइडिया मेरे अंदर बहुत रीइंफोर्स हो गया था, इवन तो वो वाला टाइम था जिसमें डिस्करेजमेंट भी सबसे ज़्यादा थी। अच्छा तो आपने वो नेटफ्लिक्स पे फ्राइड सीरीज़ है वो देखी है आपने? नहीं नहीं अच्छा वो वैसे नहीं। काफ़ी इस बारे में बात करती है कि मतलब उसमें भी इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया गया है कि इवन व्हेन इट वाज स्टार्टेड तो जब फ्राइड कोई नई इंटरवेंशन लेकर आ रहा था और क्योंकि न्यूरोसर्जन्स थे ना वो सारे उसके कोलीग्स और वो सारा कुछ, तो वैसे है ये फ़िक्शनल वर्क लेकिन फिर भी उसमें बड़ा डिटेल से और बड़ा डेलिकेट वे में बताया हुआ है कि जो है मतलब वो जब भी कोई नई इंटरवेंशन और कुछ इस तरह का साइको एनालिसिस लेकर आ रहे हैं तो उसके जो अपने फेलोज़ होते हैं वो उसको मॉक कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप बता रहे हो ना कि हमारे अपने डॉक्टर्स जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट को इतना वैल्यू नहीं करते। तो ये बात मुझे वो रिलेटेबल बहुत ज़्यादा लगी उससे कि वहाँ पे भी ये चीज़ जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिली मुझे बिल्कुल बिल्कुल कि ये उसको भी बात बहुत रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल उसको रिजेक्शन का सामना होता है। बिल्कुल ये बात ऐसे है। फ्रॉइड जैसे पाइनियर्स के लिए, उन जैसे बड़ों के लिए तो डेफिनेटली काम हम लोगों के मुकाबले में कहीं हुँ, ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट अगर वो साइकी को और
साइकोजेनिक कंडीशंस को सीरियस लेना शुरू हुए थे, तो वो एक बहुत बड़ा मैसिव स्टेप था। वो तो उस टाइम पे सारा कुछ चेंज आ गया था ना। ऑब्वियसली द वर्ल्ड केम टू एक्सेप्ट इट इन टाइम। हमारी जो दुनिया है, आजकल की दुनिया है, और जो हमारी नस्ल है, हमारे Different है। चैलेंजेस फ़र्क हैं, उनसे मुख्तलिफ हैं। लेकिन बहरहाल yes, we have our own set of challenges कि yes, we would want to do certain things, और जो कि इस फील्ड को अंदर से किसी तरह से तब्दील करना चाहेंगी, और उस पे डेफिनेटली हमें सबसे पहले अपने आसपास, अपने ही हल्के के अंदर से क्रिटिसिज्म का और इवन ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। वैसे लेकिन आप वो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। हम लोग अगर कभी उस पे अगर डिस्कशन कर सकें तो हम ज़रूर उस पे डिस्कशन भी करेंगे। उसमें ना बड़े मज़े से उन्होंने, वैसे पता नहीं, मुझे, मैं कोई उसका रिव्यू देख रहा था तो उसके जो चैप्टर्स हैं ना वो भी बड़े मज़े, मुझे लगता है ये कहीं मेरी नज़र से गुजरा था इसका, सही है, जो as in some sort of a ठीक है, post ठीक on है, some social medium, लेकिन उसके सही अलावा है, तो मेरे जहन में नहीं है। मैंने उसको सही एक्सप्लोर है। करने की कोशिश नहीं, नहीं वैसे की। आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। इवन मतलब मैंने कुछ रिव्यू वगैरह देखा था तो उसके जो उसके एपिसोड्स हैं ना वो भी मतलब वो कोई फ्राइड की कोई बुक है उसके बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे कि साइको एनालिसिस और कैथारसिस और टैबू और इस तरह के जो हिस्टेरिया और हिप्नोसिस और इस तरह के चैप्टर्स के नाम बने हुए हैं और उस तरह से मतलब उसको लेके गए हुए हैं। That's interesting. वो वैसे कभी आप देखें तो हम उस पर डिस्कशन करें, तो मज़े के लगेगा। तो बल्कि साइको एनालिसिस की जहाँ तक बात है, साइको एनालिसिस की अर्ली हिस्ट्री एंड हाउ इट केम टू डेवलप, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा जो फिक्शनल वर्क है वो जो मुझे बड़ा ही पसंद आया। मैंने मूवी नहीं देखी, मूवी भी बनी हुई है उसके ऊपर। मैंने नॉवेल पढ़ा था, वो इरविन यालम खुद बहुत टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट हैं, एक्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ साइकाइट्री के। तो उनकी किताब है, उसका नाम है व्हेन नीत्शे वेप्ट। अच्छा। और वो एक जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे उनको एक डिफरेंट हाइपोथेटिकल डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी, बड़ी दिलचस्प उसमें उस नैरेटिव के अंदर बड़ी दिलचस्प है। चले, मैं ये मूवी ज़रूर देखूंगा। हाउ इट केम टू बी, हाउ इट डेवलप्ड एंड हाउ इट कुड हैव डेवलप्ड, कौन सी डायरेक्शंस में जा सकती थी अर्ली साइकोएनालिसिस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। आई एम श्योर मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन मैं मूवी देखूंगा, किताब ही पढ़ी थी। साइकेट्री से बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, जिसको आप समझ ही होंगे मेरी बात को, कि वो जो मज़हब से रिलेटेड चीज़ें और वो लोग कहते हैं ना कि ये कहीं और लेके जाती है और ये इस तरह से है, और तो उसको आप किस तरह देखते हो? मतलब पहले किस तरह देखते थे और फिर आपको भी लोगों ने इस तरह की बातें कहीं या नहीं कहीं, और फिर आप अभी इसको किस तरह से देखती हो? मतलब मज़हब और साइकेट्री को दोनों का अगर वर्सेस किया जाए तो, वैसे वर्सेस होता तो नहीं है, लेकिन इन सेंस के लोग क्योंकि ऐसे करते हैं, तो मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू पहले था फिर, या पहले से एक ही चलता आ रहा है? ये इतना सिंपलिस्टिक, इसका कोई जवाब देना मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि मतलब इस सवाल का की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि हमें साइकाइट्री की समझ हो ऑन इट्स ओन टर्म्स, और हमें रिलीजन की समझ हो ऑन इट्स ओन टर्म्स, और फिर हम देखें कि जो आपस का रिलेशनशिप है वो क्या शक्ल इख्तियार करता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी। आई मीन शायद कोई एरियाज ऐसे होंगे, कोई चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिशन वाला, एक दूसरे के ख्यालात हैं उनका बिल्कुल आपस में ऑपोजिशन वाला रिलेशनशिप होगा। कहीं पे ऐसा होगा कि हमें लग रहा होगा कि ये तो एक मानी की एक तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले दोनों चीज़ों को उनके अपने मुताबिक, ये नहीं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन साइकाइट्री के बारे में क्या कहती है, वो नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि साइकाइट्री के बारे में क्या कहती है।
सही है। और रिलीजन के बारे में क्या कहता है। सो उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम देखें कि कहाँ कहाँ पे रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये मुमकिन है कि गुफ्तगू हो सके, कौन कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जहाँ पे इन दोनों का, रिलीजन और साइकाइट्री का आपस का जो ताल्लुक है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। वो कौन सी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो कौन सी इंटरप्रिटेशंस हैं जहाँ पे ये वाली गुंजाइश निकलती है। तो ये एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स काम होगा, और ये वैसा काम होगा जो एक्सपर्ट्स के पास होगा। फील्ड्स के एक्सपर्ट्स, और एक आध एक्सपर्ट की नहीं, ग्रुप्स ऑफ एक्सपर्ट्स ओवर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम करेंगे और करते रहेंगे। दिस वुड बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस, जो ये तो कि फॉर द जैसे फोर्सिएबल टाइम ये दोनों फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, तब तक ये वाला सिलसिला सही चलता है। रहेगा। जैसे एवोल्यूशन और इस्लाम को जोड़ा जाता है, और वो उस तरह से ये भी चलता रहेगा। वो बहुत अगर हम उस तरह की चीजें हम उस तरह वो बिल्कुल, अगर जैसे किया जाता है कभी, अब शायद ये बात कुछ लोगों को नागवार भी गुजरेगी, लेकिन जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में फॉर एग्जांपल मुस्लिम साइकोलॉजी है, ये कह देने को कि जो बात हमें साइकोलॉजी आज बता रही है वो हमें फॉर एग्जांपल रिलीजन ने इतने 100 सालों पहले बता दी थी, वो वाला जो रवैया है उससे कोई सीरियस मीनिंगफुल फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो नहीं हासिल हो रहे होते। हाँ, वो एट द सेम टाइम वही बन रहा होता है कि नहीं, मतलब वो अच्छा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपैरिजन करना भी गलत ही है वैसे, कि नहीं? नहीं, डेफिनेटली दोनों के बीच नेचुरली ताल्लुक मौजूद है। ठीक है। और हमारा काम भी बतौर इंसान यही है कि हम ये ना कर रहे हों कि हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग डब्बों में डाल के बैठे हों, और हमें बिल्कुल इल्म ना हो कि जो हमारी ज़िंदगी है, हमारा काम है, और जो हमारा दीन है, उनका आपस में क्या रब्त, क्या ताल्लुक बनता है, क्या नहीं सही बनता। है। तो मतलब प्रैक्टिसिंग साइकेट्री जो है, उसमें आपका कुछ ऐसा होता है कि मतलब यानी कि आपके मज़हब की चीज़ें वो हों, या सिर्फ ये आइडियोलॉजी में ही ऐसा है कि जिसमें कोई चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, या प्रैक्टिस में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको कुछ करना? कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन की तो मैंने बात नहीं की। कॉन्ट्राडिक्ट देयर आर सम थिंग्स जो कि ऑन अ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग लगता है कि कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, एंड देन देयर आर विस्टास ऑफ थिंकिंग जो कि ओपन होते हैं, एंड देन यू कैन सी रिलेशनशिप्स डेवलपिंग। वो वाली बात कर रही थी। लेकिन इवन इन डे टू डे प्रैक्टिस, आपका जो क्लाइंटेल है, जो लोग आपके पास आ रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ आइडियाज, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज को लेकर आ रहे हैं। वो भी आपके सामने बहुत सारे सवाल रख रहे हैं, जहाँ पे ये जरूरी है, आप एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आपके लिए ये जरूरी है कि आपकी एक इम्प्लिसिट तो होती ही है, हर बंदे की इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग होती है एज टू व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज, हाउ अ ह्यूमन बीइंग शुड ऑपरेट, ह्यूमन बींग्स की मेन मोटिवेशंस क्या हैं। इम्प्लिसिट तो हर एक की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन एज अ क्लिनिशियन, एज अ साइकाइट्रिस्ट, एज अ डॉक्टर, I would include other mental health professionals, including psychologists and mental health coaches as well. Yes, you need for your day-to-day practice, you need to have an understanding of human, of life, of the various relationships that are there. तो वो डेफिनेटली उसकी रेलेवेंस है। आपका मरीज जो है, वो अगर आपके सामने लाके मीनिंग इन लाइफ का सवाल रखेगा, तो आपके जहन में कुछ तो होना चाहिए कि उसके ऊपर, इस टॉपिक पर मीनिंगफुल गुफ्तगू कैसे मुमकिन है। सही है। तो आप मतलब उसको ये नहीं कह सकते कि ये उनका दिमाग ठीक नहीं है कि वो ये वाला सवाल लाके आपके सामने रख रहे हैं। सही है, ठीक है। तो अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि वैसे मुझे कुछ लोगों ने कहा, या मैंने जो मेरी मतलब जो इंटरेक्शन हुआ कुछ साइकोलॉजिस्ट वगैरह के साथ, तो एक कॉमन सी बात ये बोली जाती है
कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी करता है, मतलब दैट डील्स विद द थेरेपी, और साइकेट्रिस्ट जो होता है वो जस्ट डील विद मेडिकेशन, मतलब ये ऐसे करके दवाइयाँ लिखना। हाँ बस वो बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपके पास मरीज़ आएगा और बताएगा कि अच्छा ये सिम्टम्स हैं, आप वो डायग्नोज करोगे, अच्छा इसको डिप्रेशन है, अच्छा इसको ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, या कुछ भी ऐसी कंपल्जन वगैरह है इसको, तो आप उसको सिर्फ मेडिकेशन लिखोगे। तो आपसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि आपके भी माइंड में वही वाली बातें थी जो इस टाइम पे मेरे माइंड में बातें हैं, कि जो मैं उसको आइडियलाइज़ करता हूँ या मैं चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं साइकेट्री में जाऊँगा तो मुझे पेशेंट के साथ बातें करनी है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे वैसे भी कहानियाँ सुनने का शौक़ है, और मतलब मैं चाहूँगा कि मुझे लोग नई नई बातें आके बताएं। तो वो मतलब मुझे फिर मतलब यानी कि किसी के साथ डिस्कस करने के बाद ये पता चला कि नहीं, वो तो साइकोलॉजिस्ट का काम है, तुमने तो सिर्फ मेडिकेशन करना है, मेडिकेशन देनी है अगर तुम जाते हो तो मुझे आप ये बताएं कि व्हाट्स इन द फील्ड में क्या है, कि वहाँ पे मैं जाके क्या बताती होता हूँ, है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अमिन, जो आप सुन रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन है एज टू हाउ थिंग्स आर, हो क्या रहा है असल सही में। है, सही है। जो हमारे मुल्क की ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वी हैव वेरी फ्यू साइकाइट्रिस्ट्स, सही है। और दे हैव अ लॉट ऑफ अ वर्कलोड। दे नीड टू सी लाइक वे टू मैनी पेशेंट्स अ डे, ठीक है। ठीक है। उसका नेचुरल नतीजा ये है कि और दूसरी तरफ दूसरा फैक्टर ये है कि जो भी साइकाइट्री की ट्रेनिंग है पिछले कुछ डेकेड्स से हमारे यहाँ तो जो है सो है, इवन वर्ल्ड ओवर भी उसकी टिल्ट जो है वो हो गई है टुवर्ड्स मोर ऑफ अ साइकोफार्माकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकाइट्री, ज्यादा उस तरफ उस डायरेक्शन में चली गई है। उसका नतीजा ये है कि स्किल भी नहीं है मौजूद साइकोथेरेपी का, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो यही रहा है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के साइकाइट्रिस्ट क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ दवाएं लिख रहे हैं, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अभी हमने फ्रॉइड की बात की थी, या अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के इवन पर्सनालिटी साइकोलॉजी के बड़ों को इमेजिन करना शुरू करें हमारे दिमागों में, तो हमें पता चलेगा कि वो पायनियर्स जो थे वो सारे के सारे या एटलीस्ट ज्यादातर दे वर मेडिकल डॉक्टर्स। सही है। तो साइकाइट्री एज साइकोथेरेपी जैसे शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी विद एज अ मेडिकल सबफील्ड, और जो साइकाइट्रिस्ट थे शुरू के साइकाइट्रिस्ट, वो तो बहुत मिनिमल साइकोफार्माकोलॉजी इफ एनी करते थे, और उनका जो चीफ काम का फोकस था वो साइकोथेरेपी ही थी। अभी भी बहुत अच्छी जगहों पर दुनिया में ये वाला सिलसिला है कि साइकाइट्री की ट्रेनिंग जो है वो सिग्निफिकेंट टाइम और एनर्जी देती है साइकोथेरेपी सिखाने को। सिर्फ कुछ डेकेड्स पहले तक जो लोग साइकाइट्रिस्ट बन रहे थे वो उनका एक्यूमेंट था, उनका स्किल था साइकोथेरेपी के अंदर। और मेरा ख्याल है कि अगर हमने ये पर्सनल ओपिनियन भी है, कुछ दोस्त भी शेयर करते हैं इसको, कि अगर हमने बतौर साइकाइट्रिस्ट दवाइयाँ ही लिखनी है तो फिर वो उस काम को सीखने के लिए हमें इतनी मेहनत की, इतने सालों की कोशिश की तो शायद ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं अगर हाउस ऑफिसर को बैठाऊंगी महीने एक अपने पास और उसको सिम्टम्स की चेकलिस्ट सिखा दूंगी और दवाइयाँ सिखा दूंगी कि क्या कॉमन दवाइयाँ लिखी जाती हैं किन साइड इफेक्ट्स को जहन में रखते हुए, तो वो तो शायद महीने में सीख जाए। लेकिन would that be all that there is to psychiatry? Would that be why I gravitated towards psychiatry? Would that be why you want to be a psychiatrist? No, ये नहीं है। हम तो इस फील्ड में इसलिए इंटरेस्टेड हुए हैं कि हमें एक्चुअली ह्यूमन माइंड की जो इंट्रिकेसीज हैं उनके अंदर दिलचस्पी है। हमें एक्चुअली इंसानों के साथ इंटरैक्ट करने में उनको इंसान को बतौर इंडिविजुअल समझ पाने में दिलचस्पी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अच्छी साइकाइट्री प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो फिर वी कैन नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू राइटिंग मेडिकेशन ओनली,
फिर हम डिस्क्रिप्टिव साइकोपैथोलॉजी को समझने की कोशिश भी करेंगे। फिर वो भी करेंगे जो मैंने किया कि आई सेव अ चंक ऑफ माय इनकम ताकि मैं कुछ चीज़ें सीख सकूं। मैंने जैसे इंस्टीट्यूट से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जो 4 कोर्सेज हैं, आई कंप्लीटेड ऑल 4 ऑफ दोज। मैंने मास्टर्स जो साइकोलॉजी में है उसको साथ साथ किया, जैसे भी उसमें कुछ मुश्किलें भी आई डेफिनेटली, वो किया। या जब अब मैं सीरियसली लोगोथेरेपी को पढ़ रही हूँ, अब उसका ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू हो चुका है, तो वो करने की वजह यही है कि जो एक्चुअल मीनिंग मुझे मिलता है साइकाइट्री के काम में, वो उसी काम में मिलता है। व्हेन आई कैन स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद अ पेशेंट, और सिर्फ सिम्टम्स को मिटिगेट करने वाली दवाइयों से हटके उनकी जिंदगी के एक्चुअल प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स से डील करने के तरीकों की तरफ, उनके जहन की जो उलझने हैं उनको एक्चुअली सुलझाने की तरफ जाऊं, वो साइकाइट्री होगी ना। वो फील्ड है जिसकी खातिर मैंने सबकी नाराजगी और वो जो एक ऑपोजिशन है वो उसका सामना किया, उसको डील किया। दैट्स द फील्ड। अगर सिर्फ दवाइयाँ लिखती थी तो फिर तो मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है ना, फिर तो मज़े का काम ही नहीं है ये। सिटान्यूक्यूसिल लिख सकती हूँ। अच्छा, वैसे बात यह है कि मुझे भी यही लगता है कि मतलब वो जो है ना वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो मतलब जैसे फ्राइड भी था तो वो पहले साइकेट्री से पहले मेरे ख्याल से ये न्यूरोलॉजिस्ट होते थे ना, इस तरह से होता था इनका कुछ। वो न्यूरोलॉजिस्ट ही थे उस जमाने में, तो साइकाइट्री एज अ फील्ड, एज अ सेपरेट फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। साइकाइट्री एंड न्यूरोलॉजी वर वन एंड द सेम। तो जाहिर है उसमें उन्होंने एक बहुत इनोवेटिव काम किया जिसने साइकोथेरेपी एज अ फील्ड की दागबेल डाली है बेसिकली। सही है। तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और वो एक मेडिकल डॉक्टर की कंट्रीब्यूशन है। तो हम निगेट नहीं कर सकते इस बात को, और हम नहीं ये वाली नीट डिवीजन बना सकते कि दवाई लिखना साइकाइट्रिस्ट का काम है और थेरेपी करना साइकोलॉजिस्ट का काम है। दैट्स हाउ जनरली थिंग्स आर, बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर मेंट टू बी। ठीक है, तो ये बात तो होगी, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि चलें, ये तो आप कह रही हैं ना कि पाकिस्तान में मतलब यानी कि एक्चुअल में तो होती है प्रैक्टिस ऐसे, मतलब कि आपके साथ साइकोथेरेपी भी होती है, फिर आप साइकोफार्माकोलॉजी भी लेके चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ओवरलोड ज़्यादा है तो इस वजह से जो है वो वर्क डिवीजन ऐसे ही बिल्कुल क्लियर कट हो गई है कि आप तो मेडिकेशन लिखें और हम जो है वो थेरेपी करते हैं। तो वो भी ठीक है, मतलब एक हिसाब से, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है साइकेट्रिस्ट के पास। तो आपको नहीं लगता कि फिर अगर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता है कोई बंदा तो उसके लिए ये वेस्ट होगा उसके टैलेंट का, कि जैसे आपको भी लोग कह रहे थे कि वेस्ट ऑफ टैलेंट है कि, या आप साइकेट्रिस्ट बन के आप अगर मतलब ये साइकोथेरेपी या इस तरह की चीज़ें भी पेशेंट के साथ करती हैं तो ऑब्वियसली फिर आपकी फ़ीस जो है वो भी उस लिहाज से होगी, तो वो फिर अफोर्डेबिलिटी के भी मसले आएंगे, और फिर लोग फ़ौरन कंपैरिजन भी होता है कि नहीं अच्छा वो वाला साइकेट्रिस्ट तो ऐसे नहीं करता, ये नहीं है वैसे नहीं है, और हमें तो वैसे नहीं करवाना। तो और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे तो आपकी आपकी पे जो है, मतलब जो आप उससे एक पेशेंट से फ़ीस लोगे वो तो ज़्यादा ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसका काम और आपके काम में फ़र्क है। तो वो फिर आपको क्या लगता है कि माय वर्क इज इवन मोर स्पेशलाइज्ड। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करने का सोच रहे हो कि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आओगे, जब आप कुछ भी अपना करना शुरू करोगे, जब आप ये इसकी 4th ईयर के बाद जब आपके पास वो स्पेशलिटी होगी, तो फिर आप इसको किस तरह मैनेज करने का सोच रहे हो अभी? मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट चीज जो है वो ये है कि आई हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड मी जिन्होंने इस मसले को नेविगेट करना शुरू किया है, एंड आई हैव एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ मी कि कैसे कैसे किया जा सकता है, कैसे आप अच्छी साइकाइट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको लोगों के लिए एक्सेसिबल भी बना सकते हैं। बल्कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है ये वाला सवाल सामने रखना कि हाँ, ये तो मेरे आइडियाज़ हैं, ये तो मेरी ख्वाहिशें हैं कि ये काम इस तरह होना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। तो उसमें एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, वो telepsychiatry.pk है। इट्स ये telepsychiatry.pk इज अ URL, ये वेबसाइट है।
So telepsychiatry.pk is also the name of the organization. ये जो मेरे सीनियर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट्स हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया और अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया. और this is a very innovative किस्म का सेटअप in the sense कि साइकाइट्रिस्ट्स हैं और साइकाइट्रिस्ट्स के अलावा वो देर आर सर्टन अदर पीपल जो कि मेंटल हेल्थ कोचेज हैं, उनमें से सब के सब साइकाइट्री या सॉरी साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं आते. ठीक है. एंड देन वो बट दे रिसीव्ड अ बेसिक ट्रेनिंग एज टू हाउ टू वर्क विद पीपल, यानी कि कैसे वो जैसे इंडिविजुअल सेशंस दिए जा सकते हैं, मेंटल हेल्थ कोचिंग की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, सही है. तो उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग उन्होंने रिसीव की और फिर अब ये हो रहा है कि दे आर वर्किंग विद कोलैबोरेटर्स, दे आर वर्किंग विद पेशेंट्स, आप कह सकते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं. और जो साइकाइट्रिस्ट हैं टीम पे, वो बाकायदा उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, जैसे क्लिनिकली राउंड्स होते हैं वो किया जा रहे हैं, सो दैट वो जो एक अब जाहिर है एक साइकाइट्रिस्ट, जो उस टीम में एक साइकाइट्रिस्ट है, वो तो दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने पेशेंट्स देखेगा. अगर वो थेरेपी सेशन, ऑब्वियसली वो थेरेपी सेशंस दे रहे हैं, 45 मिनट के सेशंस दे रहे हैं, तो वो अगर दिन में बहुत ज्यादा पेशेंट्स भी देखेंगे हाँ, अगर बहुत ज्यादा पेशेंट्स भी देखेंगे तो शायद 4 पेशेंट्स देखेंगे दिन में. लेकिन अब जो मेंटल हेल्थ कोचेज हैं, वो काम कर रहे हैं, वो साइकाइट्रिस्ट के काम की एक्सटेंशन है ना, कि वो काम कर रहे हैं और उनको सुपरविजन मिल रही है, उनका स्किल सेट ब्रॉडन हो रहा है और ज्यादा लोगों को सर्विस पहुंच रही है. डज दैट मेक सेंस? कि वो फिर वो सर्विस काफी सारे लोगों को पहुंच रही है और क्वालिटी सर्विस पहुंच रही है. और क्योंकि वो हाइपर स्पेशलाइज्ड किस्म का एक बंदा नहीं दे रहा वो सर्विस, तो वो ज्यादा अफोर्डेबल भी हो रही है लोगों के लिए. समझ रहे हैं? तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे रास्ते, ऐसे तरीके डेफिनेटली मौजूद है. एक विलिंगनेस होनी चाहिए, तो ये मुमकिन है. फिर दूसरा, जिस तरह के पब्लिक सेटअप में मैं काम कर रही हूँ, वहां पे ये चॉइस आपके पास मौजूद है कि इफ यू वांट टू कार्व अ नीश for doing psychotherapeutic work even in your daily OPD, उसका पोटेंशियल, उसकी चॉइस मौजूद है मेरे सामने. की एग्जांपल मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ वन ऑफ माय कंसल्टेंट्स, जो कि रेगुलरली साइकोथेरेपी वाला काम कर रहे होते हैं पेशेंट्स के साथ. तो यस, देयर आर पेशेंट्स जिनको सिर्फ मेडिकेशन पे मैनेज करने की जरूरत होती है, एटलीस्ट इनिशियली, और देन देयर आर पेशेंट्स जिन्हें ऑल टुगेदर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती और उन्हें चीफली साइकोथेरेप्यूटिक काम की ज़रूरत होती है. वहाँ पे ये वाला सवाल भी आ जाता है कि अच्छा, साइकाइट्रिस्ट ने क्योंकि अपनी ट्रेनिंग का सारा टाइम इसको नहीं दिया, उसके मुकाबले में मे बी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैज़ गिवन मच मोर टाइम टू लर्निंग दिस. तो अगर इस तरह की सूरत हाल में एक एडिक्वेट रेफरल करने के लिए भी जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो भी तो जाहिर है, अगर साइकाइट्रिस्ट साइकोथेरेपी के काम से बुनियादी तौर पर ही वाकिफ नहीं होगा, तो वो फिर एडिक्वेट रेफरल्स कैसे करेगा. तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इन प्रैक्टिस देखने के बाद मेरा ख्याल है कि यस, दैट इज अ पॉसिबिलिटी. यस, देयर आर डायरेक्शंस दैट यू कैन गो इन, और उसको अफोर्डेबल भी बना सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया और जिनको यू आर सपोज टू गिव बैक. आपको क्या लगता है कि मतलब यानी कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में साइकेट्री प्रैक्टिस कर रहा है और कोई बंदा किसी फॉरेन कंट्री में साइकेट्री प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनका कैनवस जो होगा वो ज़रा थोड़ा बड़ा होगा, जो मेरा ख्याल है. आई डोंट नो कि मतलब ऐसा क्योंकि अभी साइकेट्री को इतनी रिकग्निशन पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं मिली जिस तरह दूसरी जगहों पे मिली हुई है. तो कोई बंदा जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा है और कोई बिलफर्ज आपका कोई कोलीग जो है वो बाहर के मुल्क चला गया और वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, साइकेट्री में कर रहा है, तो उसमें आप उसको किस तरह देखती हैं कि मतलब उधर ग्रोथ ज़्यादा है उसकी या इधर आप भी उतना ही ग्रो कर रही हैं? अगर आप किसी को कंपैरिजन में सोच सकती हैं तो वैसे सोच के बता दें, और अगर वैसे ही कोई कुछ माइंड में हैं चीज़ें आपके जहाँ आपने कभी सोची होंगी. मैं इस पे जनरली बात कर लेती हूँ. ये जो साइकाइट्री को ये वाला जो क्राइसिस है ना,
कि साइकाइट्री इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइकोफार्माकोलॉजी, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है। ठीक है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल लें तो आई वुड रेफर यू टू अ बुक कॉल्ड अनहिंज्ड। ठीक है। अनहिंज्ड इज रिटन बाय अ टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट, और बल्कि ये वो साइकाइट्रिस्ट हैं जिनकी वो हिस्ट्री और मेंटल स्टेट वाली असेसमेंट की किताब हम पढ़ते भी हैं। तो he writes about the state of psychiatry in his own country, in United States of America, and when I was reading the book I was unable to tell कि ये वहाँ की बात कर रहे हैं कि ये यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइकाइट्री को ये वाला क्राइसिस दुनिया भर में लाहक है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन हर जगह पे ये अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि आप एक बेहतर काम करने के लिए गुंजाइश पैदा कर सकें। वहाँ भी वो ऑप्शन मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। हमें शायद ये एडवांटेज हासिल है कि अभी हमारे लोगों में एक पहले से बनी हुई और पक्की हुई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एज टू व्हाट साइकाइट्री इंटेल्स। यहाँ हमारे लोगों ने अभी साइकाइट्री को साइकोफार्माकोलॉजी के साथ इक्वेट नहीं करना शुरू किया हुआ, तो शायद हमारे पास गुंजाइश ज्यादा मौजूद है कि हम एक अच्छी कल्चरली रेलेवेंट यूजफुल साइकाइट्री की ना एक दाग बेल डाल सके। पॉसिबिलिटी है इस बात की। सही होगा। तो वैसे आप मुझे ये बताएं कि वैसे जो प्रैक्टिसिंग वाली बात है वो तो चलो ठीक है, वो हो गया कि वहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन प्रैक्टिसिंग की बात है कि मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस करना और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना, इज़ बोथ थिंग्स आर इक्वल टू यू, या फिर आप इनको डिफरेंट देखती हो? अगर मैं अमेरिका के साथ कंपेयर करूं तो किसी भी और मुल्क के साथ कंपेयर कर लें आप, जिसके साथ जहाँ पे आपके कोलीग्स वगैरह पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका कोई कांटेक्ट है किसी साइकियाट्रिस्ट वगैरह के साथ। मैं अमेरिका के साथ कंपेयर करूं तो मैं ये कहूंगी कि हम शायद थोड़े से बेटर प्लेस्ड हैं इन द सेंस कि हमारे पास अभी भी वो इदारे मौजूद हैं जो, जैसे हमारे पास अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जहाँ लोग आ सकते हैं, जहाँ पे साइकाइट्री के बेहतर यूनिट्स डेवलप किए जा सकते हैं। हम अभी भी यहाँ पे मैनेज्ड केयर और जो इंश्योरेंस है वो उस तरह से मौजूद नहीं है और उस तरह से हर्डल नहीं बनती जैसे कि वहाँ पे बनती है इनटू फॉर एग्जांपल प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपी। तो वो उन सारी चीज़ों को देखते हुए शायद हम किसी हद तक बेटर प्लेस्ड हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही बात है कि हमारे साथ हमारे चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं कि हाँ, हमारे पास जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स वो भी उतनी ग्रो नहीं की हुई। अभी भी हेल्प सीख करने के ऊपर बहुत मेजर स्टिग्मा है। जैसे दुनिया में जो चीज़ें अब तब्दील हो रही हैं, हमारे यहाँ वो अभी उस हद तक तब्दील होना शुरू नहीं हुई। अभी मेंटल हेल्थ के मसलों को उस दर्जे का सीरियस नहीं लिया जाता यहाँ पे हमारे यहाँ। तो हमारे चैलेंजेस फ़र्क हैं, ठीक है, लेकिन कुछ रिस्पेक्ट्स में यस वी आर बेटर प्लेस्ड देन अदर पीपल। सही है, मतलब यानी कि चैलेंजेस हैं जो दोनों तरफ हैं, वहाँ पे कुछ हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ हो रहे हैं। डेफिनेटली सही है। तो मतलब यानी कि आपको आसान लगा कि मतलब ये ज़्यादा, ये वाले जो चैलेंजेस हमें लाहक हैं ये करना ज़्यादा आसान है कंपैरेटिव टू उनके? असल में अगर देखा जाए, नहीं शायद ये बात नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर्स ने एक से ज़्यादा टाइम्स पे ये बात की, क्योंकि एक पॉइंट पे ये था कि आई वांटेड टू गो ट्रेन अब्रॉड, और मैंने उसके तरफ अच्छा खासा काम किया भी था, लेकिन मेरे टीचर्स का ये ख्याल था कि साइकाइट्री जो है वो बेस्ट आप उस जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसकी ज़बान से, जिसके कल्चरल नुआंसेस से, इंट्रिकेसीज से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हों, जिस ज़बान का आपको मुहावरा समझ आता हो, जिस ज़बान की स्लैंग का आपको पता हो, जहाँ लोगों के जनरल रवैयों का, मिजाजों का, तबीयतों का आपको पता हो, वहाँ पे आप सबसे अच्छी साइकाइट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट्स अ बिग प्लस कि अगर आपने ये फैसला करना है कि स्पेशली साइकाइट्री कहाँ करूँ,
तो जहाँ एक चीज़ जो ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि हाँ, दिस कंट्री इज़ इन द नीड ऑफ क्वालिटी मेंटल हेल्थ रिलेटेड वर्क, जहाँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक सोशल वजह है इसको कंसिडर करने की कि आप अपने मुल्क में ही प्रैक्टिस करें। वहाँ एक मोर पर्सनल वजह भी है ये करने की कि साइकाइट्री का मीनिंगफुल काम करना आपके लिए शायद सबसे ज़्यादा मुमकिन उसी जगह पे होगा जिसके कल्चर के साथ आपको एक इंटीमेट वाकफियत हो। लैंग्वेज तो का, कल्चर का, रिलीजन का, वो सारी की सारी चीज़ों की जितनी तफसीली अंडरस्टैंडिंग हो साइकाइट्री के अच्छे काम के लिए वो रेलेवेंट है। रैंकिंग होती है डॉक्टर्स की, तो उसमें टॉप में वही आते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, या इस तरह के जो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह, ये हाईएस्ट पेड आते हैं। तो जो साइकेट्री है उसको लो पे रखा जाता है। तो इसकी एक तो वजह क्या है, और दूसरा ये आप मुझे बताएं कि मतलब ये एक्चुअल में भी ऐसा है, या फिर ये फील्ड में आने के बाद जो है इसमें चीज़ें में फ़र्क आता है? हाँ, डेफिनेटली ये फ़र्क तो मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सर्जिकल फील्ड्स हैं जिनमें आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, या गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, उनमें भी प्रोसीजर्स होते हैं। द फील्ड्स व्हिच हैव प्रोसीजर्स, उनमें तो डेफिनेटली पर प्रोसीजर आपकी जो आप जो चार्ज कर रहे होते हैं वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप कंसल्टेशंस दे रहे होते हैं पेशेंट्स को एज़ एन एक आउट पेशेंट क्लिनिक में। तो डेफिनेटली उस वो जो सर्जन अर्न कर सकता है उसकी जो कैप है, और जो आप एज अ साइकाइट्रिस्ट अर्न कर सकते हैं उसकी जो कैप है उसमें तो फ़र्क आएगा। लेकिन आई मीन प्रीटी मच साइकाइट्रिस्ट और जो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट अपनी ओपीडी कर रहा है उनकी जो पर कंसल्टेशन चार्जेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं अपने सिटी में, अपने एरिया में, उसमें तो डिफरेंस नहीं है इतना। और वो ज़ाहिर है साइकाइट्रिस्ट की प्रेस्टीज के ऊपर उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी एक्सपीरियंस के ऊपर भी उसी तरह डिपेंड करता है जैसे किसी दूसरी फील्ड का डॉक्टर की। तो ये वाली चीज़ एक है जहन में रखने वाली। लेकिन हाँ, अगर आप थेरेपी की तरफ जाना चाहते हैं, आप एक 40 मिनट का सेशन देना चाहते हैं पेशेंट को, तो फिर ये देखेंगे ना हम कि क्या जो आप 10 मिनट के सेशन के जो चार्जेस करते हैं आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि प्रीटी मच पाकिस्तान में ये वाली चीज़ उस तरह से प्रॉबेबली मुमकिन नहीं होगी। तो अफोर्डेबिलिटी का मसला आ डेफिनेटली जाएगा उसके बाद। a psychiatrist who wants to practice प्रैक्टिस वो जो थेरेपी वगैरह वाली चीज़ें, उसको एक पे कट बर्दाश्त करना पड़ेगा मोस्ट लाइकली, मेरा ख्याल है। सही है। और डेफिनेटली अगर आप 40 मिनट का उतना इमोशनली इन्वेस्टेड सेशन दे रहे हैं तो फिर आपके लिए दिन में 40 मरीज देखना तो मुमकिन है ही नहीं ना। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वो जाहिर है उस एतबार से भी आपको एक पे कट बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बेसिकली देन इट बॉइल्स डाउन टू यू कि आप कैसे एक बैलेंस स्ट्राइक करते हैं बिटवीन द काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू एंड द काइंड ऑफ मनी दैट यू वांट टू अर्न। सही है। तो अच्छा, ये तो चीज़ होगी ना कि मतलब यानी कि आप पे में लो हो, लेकिन मतलब अगर आपने अर्न भी करना है, ज़्यादा अगर अर्न करना है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब यानी कि अगर कोई बंदा साइकेट्री में आ भी रहा है, वो इन्वेस्टेड भी है, वो मोटिवेटेड भी है, सब कुछ सारे फैक्टर्स हो गए, लेकिन अब वो चाह रहा है कि मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एक दूसरे स्पेशलिटी के डॉक्टर की तरह ही हो, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? That's definitely possible. That's definitely possible. ये नामुमकिन नहीं है। ये नामुमकिन नहीं है सही है। कि आई मीन if you are doing 4 अच्छे सेशंस भी दिन के और you are getting paid for them, जो कि एक जनरल मार्केट रेट है उसका, तो I think you would be able to live pretty comfortably. के पैसों के मामले में ये है कि हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इज़ दैट थिंग यू आर? किसी हद तक करना पड़ेगा। सही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो साथ में कुछ और भी करना शुरू कर दे? ये पॉसिबल होता है उसके लिए? इतना मतलब टाइम होता है उसके बाद? ऐसा है, ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है। मसलन क्या-क्या कर सकते हैं? आई हैव वन टीचर जो कि उनके कुछ बिजनेसेस भी हैं, उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं इस तरह की। सही है। खैर वो तो और भी कई एक चीज़ें करते हैं, वो ऑथर भी हैं, वो रिसर्चर हैं, उस तरह की चीज़ें भी हैं। And then I mean there would be other possibilities
मुझे फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है. आई वुड हैव टू फिगर दैट आउट फॉर माई सेल्फ एज वेल. सही है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी आप भी सोच रही हैं. सही है. चलिए वो तो आपसे मैं पूछूंगा ना बाद में, तो मतलब जब आप फील्ड में आ जाएंगी तो फिर के इसके क्या और ज़राए हो सकते हैं. तो एंडिंग करते हैं हम लोग अपने सेशन की. तो मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जो फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट जो फ्यूचर साइकेट्रिस्ट हैं जो हमें देख रहे हैं या जो चाहते हैं या जो सोच रहे हैं साइकेट्री की तरफ आने का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी एंडिंग मैसेज? मैं यही कहूँगी कि डेफिनेटली आप को अगर आपको इस फील्ड में दिलचस्पी महसूस होती है या आपको एक ज़रूरत महसूस होती है, आपने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें ज़हनी सेहत के मसले हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है और आपका दिल चाहता है कि आप इस बारे में कुछ कर सकते, तो डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करना चाहिए. आपको टाइम निकालना चाहिए कि आप जैसे अपनी रोटेशंस में वक्त वहाँ पे स्पेंड कर सकें, साइकियाट्री में देख सकें, आप अपनी स्ट्रेंथ्स का, अपनी डिफ़िकल्टीज़ का अंदाज़ा लगा सकें. और अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा फिट है, आपको इसमें एक मीनिंग नज़र आता है, आपको ये बामकसद लगता है ये वाला जो काम है, तो डेफिनेटली इसमें आना चाहिए. एक जो बड़ी रुकावट बहुत सारे लोग अपने दिल में समझते हैं वो ये है कि शायद साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे खुद किसी तरह के जज्बाती मसाइल ना हो, मुझे किसी तरह की जो मेरी अपनी परेशानियां और मसाइल हैं वो मैंने उन पे ऑलरेडी काबू पा लिया हो, तो तब मैं सूटेबल हूँ साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए. मैं एक बात जो ज़रूर करना चाहूँगी वो ये है कि इस ट्रैप में फॉल ना हो. आप अगर जनरली कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल उस एक स्ट्रेट लाइन वाली स्टेट पे एग्जिस्ट करता हो, जिसके कोई मसले कोई परेशानियां ना हो या उसने उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया हो. ऐसा नहीं है. अगर आप अपने जज्बात के साथ, अपनी कैफियत के साथ इन ट्यून हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप पहचान रहे हैं अपने मसले, तो आप शायद एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए. आपके लिए शायद किसी हद तक ये आसान हो जाएगा कि आप दूसरों की जो कैफियतें हैं उनको समझ सकें, उनके साथ रिलेट कर सकें, एम्पथाइज कर सकें, उनकी मदद में जो अपनी टाइम और एनर्जी को जिस तरह सर्व करना है उस तरह कर सकें. तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ अगर आपको लगती है कि ये हाइल है आपके रास्ते में कि मैंने इस डायरेक्शन में इसलिए नहीं जाना कि मेरे अपने मसले हैं, तो इसको ज़रूर कंसिडर करें कि ये वाला ख्याल शायद सिर्फ सही है. चलिए ये भी सही है कि मतलब आपके मुताबिक जो है वो जो सेंसिटिव लोग हैं वो ज़्यादा कैपेबल होंगे अच्छे साइकियाट्रिस्ट बनने के. हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. और उन्हें ज़रूर इस ऑप्शन को अगर वो कंसिडर कर रहे हैं और इसी बात को अपने लिए हर्डल समझते हैं, तो उन्हें ज़रूर एक्चुअल काम को एक्सप्लोर करना चाहिए. ऑब्जर्व कर सकते हैं आप एज अ स्टूडेंट, आप पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन फिगर आउट कि हाँ यस यू कैन हैंडल इट एंड यू कैन हैंडल इट वेल. इफ़ यू फिगर दैट आउट तो आपको ज़रूर इस डायरेक्शन में जाना चाहिए. सही है. इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा सेशन रहा. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और कोई भी किसी के क्वेश्चंस वगैरह हों तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है. अगेन वेरी मच थैंक यू टू मैम समिया. और इसके साथ ही हम दोनों को थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. दैट्स एन ऑनर फॉर मी. थैंक यू. थैंक यू. ओके, अल्लाह हाफिज़. It was nice talking to you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़.